अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूँ सिद्रा इकबाल और यकीनन आप ये सोच रहे होंगे कि आज हमारे पास क्या नया टॉपिक होगा। आज हमने सोचा कि थोड़ा सा एक सीरियस सब्जेक्ट उठाया जाए। वैसे तो हमारे तमाम ही सब्जेक्ट्स में हम कोई ना कोई ऐसा पहलू उजागर करने की कोशिश करते हैं जिसके बारे में पहले बात ना हुई हो, लेकिन ख़ास तौर पर आपने अक्सर ऐसी स्टोरीज़ ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर देखी होगी जहाँ ये कहा जाता है कि मेडिकल प्रैक्टिस में मुजरिम हुआ, जानी नुकसान हुआ और ऐसे प्रॉब्लम से फिर मेरे ख्याल में सॉलिस हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी हादसात हमारी ज़िंदगी में होते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन एक ऐसे तजुर्बे से निकलना जहां आपको लगे कि शायद इसको अवॉइड किया जा सकता था अगर दूसरे लोग अपना काम प्रॉपरली कर रहे होते। सवाल ये पैदा होता है कि हम अक्सर चीज़ों में कहते हैं कि हम इंसान हैं, इंसान ख़ता का पुतला है, गलती हो सकती है, लेकिन क्या मेडिकल प्रोफेशन पे हमारा ये आर्ग्यूमेंट लागू होता है या नहीं? दैट्स अ $1 बिलियन क्वेश्चन। यानी अक्सर हम समझते हैं कि जो शख्स इस काम पे है, यानी जिसने शिफा देनी है, जिसने आपको दर्द में आपकी तकलीफ़ को कम करना है, वो तो फुली अलर्ट होना चाहिए और उससे हम गफलत की बिल्कुल उम्मीद नहीं करते। लेकिन अगर ऐसा हो तो हम क्या कर सकते हैं? और सबसे बढ़कर ये कि मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड जो दूसरे मसाइल हैं, आए दिन हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्राइक पे जा रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती और एक तरफ हम इनको अपने लिए ये समझते हैं कि हमें शिफा देंगे, हमारे दर्द का मदावा करेंगे, लेकिन ऑन दी अदर हैंड जब हम समझते हैं कि हमारे पेशेंट की लुक आफ्टर सही तौर पर नहीं हो रही, तो हमने अक्सर फैमिलीज़ को, रिश्तेदारों को इमरजेंसीज़ में डॉक्टर्स के साथ बदतमीज़ी करते हुए भी देखा है, हाथापाई तक भी नौबत पहुँचती है। सो ऑल दैट एंड मोर इन टुडेज़ शो। लेकिन अब ज़रा मूड को दोबारा चेंज करते हैं। गहमा गहमी, जोश व खरोश PSL से जो रिलेटेड है वो उरूज पे है अपने। बहुत सारे लोग हमारे साथी जिनके पास ये गुंजाइश मौजूद है कि वो अपने काम से छुट्टी ले सकते हैं, दुबई भी पहुँचे हुए हैं, अबू धाबी भी पहुँचे हुए हैं और हम इंतज़ार कर रहे हैं उन मैचेस का जो पाकिस्तान की सरजमीन पे खेले जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जल्द ही होने वाला जो फाइनल्स है उसमें कौन सी टीम्स पहुंचेंगी और वो नौजवान या वो क्रिकेट के शायकीन जो बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं स्कोर कार्ड्स को, उनके लिए आज का शो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हमने सोचा कि ज़रा जो आने वाला कल है उसमें झांक कर देखा जाए कि टैरो कार्ड क्या कहता है। तो आज हमारे साथ मौजूद होंगी उनसा शाह। शी इज़ अ वेरी पॉपुलर टैरो कार्ड रीडर और उनसे हम जानेंगे कि आने वाले दिनों में PSL की टीम्स का फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है और कौन सी टीम बाजी ले जाएगी। सो लेट्स वेलकम उनसा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। ज़बरदस्त, आपने आते ही हमें ये बताना है कि क्या कुछ होने वाला है। प्लीज़ टेक अ सीट। थैंक यू। उनसे वैसे अक्सर आपसे जब लोग सवाल करते हैं, आज तो हमने आपको PSL के हवाले से बुलाया है, लेकिन जो पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं मेरे ख्याल में उसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं। लोग अपनी रिलेशनशिप्स के बारे में पूछ रहे होते हैं या फिर अपने करियर से रिलेटेड सवाल होते हैं। आज जब हम देख रहे हैं कि बार बार हमारी न्यूज़ हमें ये बताती है कि बड़ा माशी बहरान आया हुआ है, चीज़ें काफ़ी स्टैंड स्टिल पर हैं, तो लोग क्या करियर के बारे में ज़्यादा परेशान हैं? बात यह है कि क्लाइंट्स पे डिपेंड करता है कि मेल क्लाइंट्स जो होते हैं वो ज़्यादा करियर और बिजनेस इश्यूज उनको उस पर ज़्यादा उनका फोकस होता है, और फीमेल्स जो होती हैं उनको शादी का, फैमिली, रिलेशनशिप, बच्चों की परेशानियां उनको ज़्यादा फोकस वो करती हैं। आई थिंक जिस तरह बार बार कहा जाता है कि जो हमारी फैमिली लेने लगी है फैमिली रिलेटेड, तो उसका असर क्या पड़ेगा। लेकिन जी लेट्स कम बैक टू PSL। आपको क्रिकेट का शौक है उनसा? बस हो जाती है, जैसे एक पूरे मुल्क में एटमॉस्फेयर है PSL का, उसके बाद फिर हमारा वर्ल्ड कप आ रहा है, तो ये साल बड़ा इम्पोर्टेंट है क्रिकेट के लिए। तो मैं जो ना आगे तक जाना ही नहीं चाहती, क्योंकि उसमें सिर्फ हमारी एक ही उम्मीद है कि बस इंडिया पाकिस्तान का मैच, जो कि मुझे बताया जा रहा है कि इंग्लैंड में अभी से ही सोल्ड आउट है। उसकी टिकट नहीं मिल रही है, ब्लैक वाली जो टिकट्स की साइट थी उनको शट डाउन कराया गया है। सो अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट देयर, लेकिन वो सवाल करने की आज सबसे पहले जो है ना PSL की एक्साइटमेंट है, उसके बाद जैसे ही वो PSL ख़त्म होगा उसके बाद फिर वर्ल्ड कप की हो जाएगी। मुझे बताएं कि आप किसी टीम को, खास टीम को सपोर्ट कर रही हैं? नहीं, सारी टीमें हमारे मुल्क की अपनी टीमें हैं, और लेकिन ये कि कराची से बिलोंग करते हैं तो थोड़ा सा कराची किंग पे ज़्यादा वो है कि क्या परफॉर्मेंस रहती है। फाइनल्स तक आ जाए। सो लेट्स बिगिन द क्वेश्चंस। उनका पहला सवाल मैं आपसे
आपसे करना चाहूँगी जो हम सब जानना चाहते हैं कि दिफाई चैम्पियंस पहला मैच खेला इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, दे वर ग्रेट एट इट। क्या आप समझती हैं कि PSL एडिशन यानी कार्ड्स क्या कहते हैं, PSL एडिशन 4 में इस्लामाबाद यूनाइटेड अपनी जो पोजीशन है नंबर 1 पोजीशन बरकरार रख पाएंगे या नहीं? देखिए, कार्ड्स जो मेरे पास आए हैं तीनों कार्ड्स पॉजिटिव हैं। और सक्सेस का कार्ड भी है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, फिर क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी है। मुझे तो लग रहा है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जैसे उन्होंने पिछले मैचेस में, पिछले सीरीज़ में उनकी जो परफॉर्मेंस रही है, ये इस सीरीज़ में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होगी। ये सक्सेस का कार्ड है, स्टेबिलिटी का कार्ड है, और ये है दिस इज द 6 ऑफ वॉन्ड्स कमिंग होम टू सक्सेस। ज़बरदस्त। और जो भी वो खेलेंगे उनमें उनको सक्सेस, जो भी मैचेस होंगी मुझे लग रहा है कि मेजॉरिटी जो मैचेस हैं उनकी सक्सेसफुल रहेंगे। ठीक है। लेकिन उसके बाद जो क्वीन ऑफ सोर्ड भी कार्ड आया है उनके लिए, तो टफ़ उनके लिए भी रहेगा, मुश्किलात भी उनको फेस करनी पड़ेंगी। और ये एडवाइस भी है कि जो भी उसमें मैचेस में जो भी टेक्निकली जो भी फेस करें या फैसले करें, तो वो उनको सोच समझ के और बड़ा करना चाहिए। यानी अपनी स्ट्रैटेजी उनको बहुत देखभाल के बनानी पड़ेगी। बहुत सारी निगाहें इस पर मरकूज़ हैं कि अब उनकी स्ट्रैटेजी क्या होगी। अच्छा जी, अक्सर जब हम क्रिकेट की बात करते हैं, PSL की वैसे भी बात करें, तो शाहिद अफरीदी के बारे में सवालात लोगों के जहन में होते हैं। वो गए हैं मुल्तान सुल्तान में। मुल्तान सुल्तान में उनकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी? अच्छे साबित होंगे? विल ही बी लकी फॉर हिज न्यू टीम? कार्ड्स जो मैंने निकाले हैं, देखिए मून का कार्ड है, उसके बाद पेज ऑफ पेंटिकल्स है, और उसके बाद 10 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड्स मुझे अच्छे नज़र नहीं आ रहे। पास्ट में भी उनकी जो परफॉर्मेंस है काफ़ी वीक रही है। सही। ठीक है। और अभी पेज ऑफ पेंटिकल्स हैं, ठीक है, वो स्टार्ट तो अच्छा लेंगे और लोगों की उम्मीदें और होप्स भी बहुत हैं उनके लिए, लेकिन आगे जाके उनकी परफॉर्मेंस ओवर स्ट्रेस, बर्डन, मतलब लोग भी स्ट्रेस में आएंगे उसकी वजह से, और वो खुद भी क्या वजह है? यानी कार्ड्स क्या कहती है, ये बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं? प्रेशर, बिल्कुल, या फिर खुद उसमें ऐसा बहुत होता है। कार्ड्स में भी यही नज़र आ रहा है। ये जो 10 ऑफ वॉन्ड्स है, आप देखें, बर्डन का कार्ड है, स्ट्रेस का कार्ड है। तो अब पता नहीं क्यों उनको इस तरह ओवर स्ट्रेस हो जाते हैं, या एटमॉस्फेयर ऐसा होता है कि उनकी परफॉर्मेंस जो वो चाहते हैं, जैसे लोग, पब्लिक जिस तरह चाहती है, वो परफॉर्मेंस उनकी नहीं कोई अच्छी साबित होंगे। आई होप कि मुल्तान सुल्तान अपना मोराल लूज़ ना करें, लेकिन उम्मीद यही करते। कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके सामने? अच्छा, अगर मुझसे पूछा जाए, आपने जिस तरह ख़ुद भी कहा कि कराची किंग्स को तो क्योंकि हम कराची से हैं हम सपोर्ट करते हैं, इस दफ़ा क्या कुछ बेहतरी आएगी कि हम फाइनल्स में देखना चाहते हैं कराची किंग्स को, क्योंकि फाइनल होगा कराची में, होम ग्राउंड पे। अगर कराची की टीम ना हो तो वो हमेशा, हम लास्ट टाइम मैंने तो बहुत मिस किया, और इस दफ़ा मैंने अपने आप से वादा किया है कि अगर कराची किंग्स फाइनल में होगा तो मैं फाइनल देखने स्टेडियम जाऊंगी। तो बताएं, मैं जा रही हूँ या नहीं जा रही हूँ? कार्ड तो अच्छे हैं, कुछ पॉजिटिव भी हैं, कुछ नेगेटिव कार्ड हैं, ये हाँ मिले जुले हैं। मतलब परफॉर्मेंस 50-50% रहेगी। कुछ मैचेस अच्छे भी रहेंगे, कुछ मैचेस उनके इतने अच्छे नहीं भी जाएंगे, उनको और ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है। और ये एम्प्रेस का कार्ड है, ये ग्रोथ का कार्ड है, और जो पिछली इश्यूज़ हैं उनसे थोड़ी बेहतर होंगे। राइट। और लेकिन फाइनल तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन वर्ल्ड कार्ड भी निकला है, तो दुनिया क्या सोच रही है इनके बारे में इस वक्त? दुनिया तो ऑब्वियसली पाकिस्तान जो एक्सपेक्ट कर रहा है, कराची के खासकर स्पेशली जो हम कराची के लोग एक्सपेक्टेशंस उनको हैं कि उनकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, फाइनल तक पहुँचे। बल्कि वो यही होगा कि अगर कराची में है तो कराची किंग ही फाइनल विन करे। तो बस एक्सपेक्टेशंस हैं, होप्स रखनी चाहिए इंशाल्लाह। अच्छा, मेरे पास आपके लिए 2 क्विक क्वेश्चंस हैं। एक तो सबसे पहले ये कि कराची के बाद अगर कोई टीम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स है। मुझे ऐसा लगता है हमेशा से वो दे कम आउट लाइक अंडरडॉग, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, फिर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो जाती है। इस दफ़ा क्वेटा ग्लैडिएटर्स कैसा परफॉर्म करेंगे? देखिए, कार्ड्स जो मेरे पास आए हैं इनके लिए भी एक कार्ड सिर्फ पॉजिटिव है, जो एम्परर का कार्ड है। उसके बाद 7 ऑफ सोर्ड भी नेगेटिव कार्ड है, उसके बाद 4 ऑफ कप्स भी जो है नेगेटिव कार्ड है। तो मुझे नहीं लग रहा कि हाँ ठीक है, पिछली दफ़ा तो उन्होंने कुछ बेहतरी आई है, इस दफ़ा उनकी जो मुझे नहीं लग रहा कि वो आगे तक टीम जो है वो जाएगी। फाइनल तक भी मुझे मुश्किल लग रहा है क्वेटा ग्लैडिएटर के लिए। एंड माय लास्ट क्वेश्चन, जो कि मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों के जहन में था, PSL को शुरू करने का जो सहरा उस वक्त PCB में जाता है, नजम सेठी साहब का नाम
बड़ा प्रोमिनेंट है। इस दफ़ा जब ओपनिंग हुई एंड यू नो ही इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ दिस लीग, वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त, उनकी क्या फीलिंग्स है, ज़रा उनके भी कार्ड्स निकाले जाएं। कार्ड्स जो आया है, फर्स्ट कार्ड 5 ऑफ कप्स है, ये डिसअपॉइंटमेंट का कार्ड है। और उनको अच्छा नहीं लगा कि वो इस सीरीज़ के हिस्सा नहीं है। तो इस चीज़ को लेकर वो बड़ा इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं, मिस भी कर रहे हैं इन चीज़ों को। अब मुझे नहीं पता कि टेक्निकली क्या हुआ है कि क्यों वो उसमें नहीं है। अटैचमेंट होती है, एक शख्स किसी चीज़ की अगर शुरुआत करता है तो आप उससे इमोशनली अटैच अपने आप को फील करते हैं। तो ये जो PSL 4 हो रहा है, तो हम ज़रूर जानना चाहते थे जी कि नजम सेठी साहब। और दूसरा कार्ड्स क्या कहते हैं? कार्ड्स और ये हैं कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, उनकी जो अभी भी जो पोजीशन है बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है। और आगे उनकी जो ठीक है वो इमोशनली लॉस हैं, डिसअपॉइंट हैं, हर्ट हैं, लेकिन उनकी विशेस और ब्लेसिंग्स हैं। ओके, तो मेरे ख्याल में जिस तरह हम सब, क्योंकि PSL पाकिस्तान का असासा है और उसको हम इसी तरह सेलिब्रेट करते हैं, शुरुआत जिसने की उसको भी एक्नॉलेज करते हैं, और ये सफ़र, ये कारवान इसी तरह चलता रहे। दीज वर द रीडिंग्स फॉर द PSL। थैंक यू सो मच उनसा फॉर बीइंग हियर विद अस। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे एंड द शो विल कंटिन्यू, सो स्टे विद अस। स्किन देखें, बहुत ही खूबसूरत होती है। और अभी तो यहाँ पे इन्होंने जिक्र किया जो बहुत बेसिक स्किन केयर है, जिसमें हम कहते हैं कि जी क्लेंजिंग, टोनिंग और आपका मॉइस्चराइजिंग होनी चाहिए। लेकिन कोरियंस आर अ कम्प्लीटली डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। वो बहुत सारी प्रोडक्ट्स पे बिलीव करते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ लेयरिंग दैट हैपेंस। पहले आपने क्लेंज किया, फिर उसके बाद एक टोनर लगाया, फिर मिरेकल वाटर लगाया, फिर पता नहीं क्या कुछ किया। तो कहते हैं इतना टाइम कहाँ से लाएं जितना कोरियंस के पास। तो इसी तरह इन्होंने ये किया हुआ है, कोरिया ने एक टोटल स्किन केयर सोल्यूशन तैयार किया है जिसमें सारी चीज़ें एक साथ हैं, तो वो रियली वेरी इम्प्रेसिव। So you think that is the way? अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो लोग, जैसे मैंने खुद भी फील किया था शुरू में, अगर आपकी स्किन को किसी चीज़ की आदत नहीं है, मेकअप लगाने की आदत नहीं है, तो स्किन रिएक्ट करती है, इट विल कम अप चाहे आपने बहुत अच्छी क्वालिटी का मेकअप यूज़ किया हो, आप अपने यूटेंसिल्स को क्लीन भी रखते हो, तब भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं। आहिस्ता आहिस्ता पे स्किन को आदत हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। सो शुड वी वेट फॉर दैट, या नहीं? हाँ, वेट करना चाहिए चीज़ों के लिए। और ये कि हमें जो टोटल स्किन केयर सोल्यूशन कोरिया ने दिया हुआ इस टाइम, वो रियली अ वेरी गुड थिंग। वो ये कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, और वंस अ डे और थ्राइस अ वीक लाइक वी कैन यूज़ इट। अच्छा महावीर, कुछ सवालात हमारे पास आए हैं ऑन ट्विटर जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। एक, आप आजकल किसी भी सैलून में जाएं तो वहाँ पे एक तो फुल ब्लूम फेशियल्स होते हैं, लोगों ने कहा जी एंटी एजिंग है, ब्राइटनिंग है। बहुत सारी जगह पे टीनेजर्स के लिए उन्होंने कहा जी टीनेज फेशियल्स आर अवेलेबल। ये टीनेजर जब इतने यंग होती हैं लड़कियाँ, और स्किन भी बहुत ज़्यादा अभी तो Really, it's not. Do they need a facial? Exactly, यही चीज़ मैंने पहले बताई है कि हमारे एशिया में ये अवेयरनेस नहीं है कि लेडीज़ जो है स्किन केयर घर से ही शुरू कर दें। अगर टीनेज से लाइक क्लेंजिंग तो मस्ट है, इम्पॉर्टेंट है। और लाइक वी आर इन दिस कंट्री जिधर डस्ट इतना है और ज़रा, तो उसमें बहुत ज़रूरत है हमें कि हम लोग इसको प्रॉपर तरीके से घर से ही अगर कर लें, तो टीन एज से ही हमें ज़रूरत है फेशियल्स की। लेकिन फेशियल से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इसे घर में प्रॉपर केयर दें। यानी आपके कहने का मतलब है कि महीने में एक दफ़ा के रेजिम के बजाय रोज़ाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये कोरियंस, ये जापानीज़, दे आर व्हाट दे आर डूइंग दिस थिंग। दे नेवर यूज्ड टू गो लाइक अ सैलून। वो क्या करती हैं कि वो घर में total every day। अच्छा, और क्या फॉर एग्जांपल द 3 बेसिक स्टेप्स आर क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, या इसके अलावा भी आप? नहीं, दिस इज द बेसिक 3 स्टेप्स और इम्पोर्टेंट। और उसके अलावा जो है आप क्लेंजिंग द फर्स्ट मेन थिंग, देन टोनिंग। तो ज़रूरी है टोनर करें, उसके बाद मॉइस्चराइज़र है, और दैट्स इट। इट डिपेंड्स ऑन स्किन टाइप एक्चुअली। आपने भी यहाँ पे पोल्यूशन का जिक्र किया, तो हमारे यहाँ क्योंकि सनलाइट भी बहुत ब्राइट होती है, सो अक्सर लोग कहते हैं कि सनस्क्रीन इस्तेमाल करनी चाहिए। वुड यू रिकमेंड दैट? एंड दैट इज फॉर नाउअडेज फॉर लेडीज़ जो आ रहा है वो BB क्रीम, इसमें SPV है, SPF है, तो वो
इसको कवर कर जाता है, ऑलरेडी होता है। तो एनी कॉमन मिस्टेक्स यू सी? मुझे सबसे कॉमन मिस्टेक लड़कियों में ये लगती है कि आप ये तो समझते हैं कि अपना मेकअप आपने अपनी बहन को भी आपने लिपस्टिक शेयर नहीं करने दी, किसी और को मस्कारा शेयर नहीं करने दिया, लेकिन जो आपके अपने यूटेंसिल्स होते हैं, जो मेकअप एप्लीकेटर्स होते हैं, जो ब्रशेस होते हैं, उनको क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। सो मेक श्योर कि वंस अ वीक आप उनको थॉरली क्लीन करें। अगर आप बहुत सारी अब तो दुकानें हैं, अगर आप किसी अच्छे कॉस्मेटिक स्टोर पर भी जाएँ तो आपको अच्छा एंटीसेप्टिक क्लेंजर भी मिल जाता है, यानी यू कैन जस्ट स्प्रे इट ऑन योर ब्रश बिफोर यूजिंग इट, ताकि वो जो नॉर्मल बैक्टीरिया वगैरह है वो आपकी स्किन को अफेक्ट ना करे। सबसे ज़रूरी ये चीज़ होती है कि हमें अपने आप को बैक्टीरिया से केयर करना है, तो वो हम इन्हीं चीज़ों से कर सकते हैं कि अगर हम इस तरह छोटी मोटी चीज़ों से केयर करना शुरू कर देंगे तो इट विल रियली वर्क आउट। एंड वन लास्ट टिप आई वांट टू गिव एवरीबडी इज़ कि आपकी जो मेकअप की चीज़ें हैं, जो आपकी स्किन केयर की चीज़ें हैं, आप उनको बिल्कुल ये ना समझें कि वो उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। अ लॉट ऑफ पीपल और सैलून्स में हम ये समझते हैं 5-5 साल पुराना क्लेंजर पड़ा होता है। मेक श्योर आपकी पता है, आपने अगर एक चीज़ देखी हो, आपके अक्सर कॉस्मेटिक्स पे एक पीछे बॉक्स सा बना हुआ होता है जिसका ढक्कन खुला हुआ है और उसके नीचे एक नंबर लिखा होता है, कभी उसमें 12 लिखा होता है, 24 होता है। बेसिकली व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज़ कि जब ये जार खुल जाए तो इसकी लाइफ से 12 महीने या सिर्फ 24 महीने है, उसके बियॉन्ड इसको इस्तेमाल ना करें। जितना भी महंगा लिया हो, और बिल्कुल आप हो सकता है बाहर बहुत उसको कम इस्तेमाल कर रही हो, लेकिन उसकी एक एक्सपायरी डेट है, एक शेल्फ लाइफ है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। या सो आई think these are the simple things जो लोग look after नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही है। Yeah, but thank you so much Mahwish for being here and your presence means a lot and I hope कि ये जो tips हैं वो लोग याद रखेंगे। एक छोटा सा break लेते हैं and we'll be right back. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और यकीन नाउ इट्स टाइम फॉर मिलो पाकिस्तान से। हम अक्सर आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसे लोगों से जिन्होंने देव मेड अ मार्क फॉर देमसेल्व्स और अमूमन इसमें यंग एथलीट्स होते हैं, लेकिन हमने सोचा कि एक वो एरिया जिसको हम समझते हैं कि एक गैप आ गया है वहाँ पे, म्यूज़िक इंडस्ट्री पाकिस्तान की उसने एक स्लम्प देखा, हमारी मूवीज़ नहीं चल रही थी एक ज़माने में, सो वी हैड अ बिग गैप दैट केम इन। लेकिन म्यूज़िक इतना रचा बसा है हमारी तहजीब में, हमारे कल्चर में, and there is so much talent that we now have a few a new wave जिसमें हम देखते हैं कि young fresh blood इसमें आया है और बच्चे बहुत कम उम्री से ही इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। They have the tools, they have the people and more importantly उनके पास उनके पेरेंट्स की इंकरेजमेंट भी मौजूद है। तो आज आपकी मुलाकात कराते हैं एक ऐसी ही यंग म्यूजिशियन से। शी इज़ ओनली 8 years old लेकिन शी प्लेज फैंटास्टिक ड्रम्स और सबसे मज़ेदार बात मुझे ये लगी कि शी इज़ ओनली पिक्ड इट अप 8 months ago। तो यानी काफ़ी नया है इनके लिए भी, बट शी पिक्ड इट अप रियली वेल। ये जानेंगे कि इनके एम्बिशंस क्या हैं एंड हाउ डिड शी फाइंड द मच नीडेड इंकरेजमेंट इन द पाकिस्तानी सोसाइटी एंड विद इन हर फैमिली एज वेल। सो आपकी मुलाकात कराते हैं अर्शिया से। अस्सलाम वालेकुम अर्शिया इमरान, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक है। अच्छा, इतने ज़बरदस्त ये हमारे म्यूजिशियंस होते हैं, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन होता है ना ये थोड़े से शाय हो जाते हैं। ऑफ कोर्स दे आर सो यंग एज वेल। सो वेलकम टू द शो अर्शिया। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग वी हैव यू है और आप ही के साथ तशरीफ रखते हैं नफीस, हु इज़ योर इंस्ट्रक्टर, योर टीचर व्हेन इट कम्स टू ड्रमिंग। अस्सलाम वालेकुम नफीस। नफीस, योर यंग स्टूडेंट माशाल्लाह इज़ गोइंग प्लेसेस और हमने देखा है कि बड़ा ज़बरदस्त ये प्ले करती हैं। आपको अंदाज़ा था कि और कुछ इंस्ट्रक्टर्स बड़े पिकी होते हैं, वो कहते हैं अच्छा मैं पहले बच्चे की सलाहियत देखूंगा उसके बाद आई एम गोइंग टू हामी भरूंगा। आपके साथ भी ऐसे ही हुआ? नहीं, मैं जो है ऐसा नहीं करता कि पहले आके मुझे ऑडिशन दो उसके बाद। मेरा ये होता है कि मेरे पास आके अगर आपको सीखना है, पैशन है, तो पे हर चीज़ आपके लिए पॉसिबल है। सही। तो अच्छा, ये बड़ी यूनिक सी चॉइस मुझे लगी अर्शिया, क्योंकि आमतौर पे लोगों बच्चों को गिटार पसंद होता है या पियानो पसंद होता है और दे आर इंटरेस्टेड इन सिंगिंग। ड्रमिंग का तुम्हें इंटरेस्ट कैसे आया? आई इंस्पायर्ड फ्रॉम माई फादर, क्योंकि जब मेरे फादर छोटे थे सो ही रियली लाइक्स टू प्ले ड्रम, तो उनसे मैंने सीखा एंड
उन्होंने इनकरेज किया तुम्हें। अच्छा, और ये अब्बू की ख्वाहिश थी कि तुम ड्रमिंग पिकअप करो, अम्मी की क्या राय थी इसके बारे में? कि सर्जन बनो। हाँ, सर्जन बनो। वो तो तुम अभी भी बन सकती हो, लेकिन वो तुम्हें इनकरेज करती है म्यूजिक करने से? थोड़ा सा करती हैं, अब आहिस्ता उनको आदत हो गई है। लेकिन हफीज, उनके मोहल्ले वालों का क्या हाल है और आपके मोहल्ले वालों का क्या हाल है? वो मोहल्ला छोड़ के जाना चाहते हैं या वो कहते हैं कि भाई हमें नींद नहीं आ रही? क्योंकि आई हैव अ यंग नेफ्यू एज वेल, और जैसे ही मैंने भी उसको कई दफ़ा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स गिफ्ट किए, तो मेरी बहन तो या तो उनको छुपा देती है या फिर वो लेते हुए बड़े एक मायने खेस तरीके से कहती है बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें ये तोहफा देने के लिए। तो इनके आस पड़ोस में लोगों का क्या हाल है? स्टार्ट में क्या होता है, क्योंकि हम स्टार्ट में सीख रहे होते हैं तो हम गलत भी बजा रहे हैं, उल्टा पुल्टा बजा रहे हैं, तो अड़ोस पड़ोस वाले बोलते हैं यार डिस्टर्ब हो रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। बट वंस आप सीख के सही बजाना शुरू करते हो तो उनको भी अच्छा लगता है। सही। फिर वो आके आपसे ये सवाल करते हैं कि यार आज आपने बजाया नहीं। बल्कि मैं कहती हूँ कि अक्सर आप देखें जो वो खामोशी वाला टाइम होता है, वैसे तो अब पाकिस्तान में खामोशी वाला टाइम नहीं होता, लेकिन अगर आप रात के 8, 9, 10 बजे हर जगह से मुझे ऐसा लगता है न्यूज़ की आवाज़ आ रही होती है आपके नेबरहुड में, या फिर कोई ड्रामा अगर हिट हुआ हुआ तो उसकी आवाज़ आ रही होती है। अच्छा है कि बच्चों के आप म्यूज़िक सुने, कोई अच्छी अच्छी चीज़ें आप सीखें। अच्छा, तुम्हें अब 8 मंथ्स हो गए बजाते हुए, डू यू वांट टू कंटिन्यू विद इट? या अक्सर होता है ना कि आपने थोड़े दिन एक इंस्ट्रूमेंट बजाया फिर आप कहते हैं यार इसमें इतना मज़ा नहीं, आई वांट टू पिक अप समथिंग एल्स, ऐसा तो नहीं हुआ? कंटिन्यू करना है। अच्छा, और स्कूल में कोई और फ्रेंड्स हैं जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स और ख़ास तौर पे ड्रम्स में इंटरेस्टेड हों? हाँ, ड्रम्स में तो मेरे फ्रेंड्स में से नहीं है, लेकिन आई हैव 4 फ्रेंड्स, वो बॉयज़ हैं और मैनी फ्रेंड्स जो गर्ल्स हैं। तो मेरी गर्ल्स में से सब पियानो और ज़्यादातर पियानो, और जो बॉय है एक अयान नाम है, सो ही लाइक्स टू प्ले पियानो। एंड अगर हारिस है तो ही इज़ जस्ट उसने स्टार्ट नहीं किया बट ही रियली लाइक्स टू प्ले गिटार। और उसका छोटा भाई ही इज़ जस्ट born and he always take something like कुछ और गाता रहता है। मुझे ये बताओ कि मैं ये पूछना नहीं चाहती थी क्योंकि मुझे लगता है कि इंस्ट्रूमेंट तो आपका अपना पैशन होता है, लेकिन फिर भी हमारी सोसाइटी ने जैसे कह दिया कि जी ड्रम्स फॉर एग्जांपल इज़ अ बॉयज़ इंस्ट्रूमेंट, इसको लड़के ज़्यादा बजाते हैं, तो तुम्हें ऐसा कुछ सुनने को मिला या किसी ने कभी कहा ये बात टोका? नहीं, बट जब मैंने शुरू किया तो मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि ये तो लड़कियों की चीज़ें हैं, आप क्यों बजा रहे हो, कुछ और बजाओ, ये करो। हाँ, ये तो कहा उन्होंने। हाँ, लेकिन मैंने उन लोगों को इग्नोर किया। वेरी गुड। बट इस आहिस्ते आहिस्ते नाउ दिस इज कि आप भी बजाओ, हमें भी सिखाओ। और हम जब बच्चे होते हैं ना, हम कितने क्लैरिटी होती है हमारे पास। जैसे उसने कहा कि जी मुझे करना था, लोगों ने कहा भी तो मैंने बड़ी आसानी से इग्नोर कर दिया, लेकिन हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो हमारे ये सेंसेस ख़राब हो जाते हैं और फिर हम सोचने लगते हैं लोग क्या कहेंगे, हम ये करें कि ना करें। तो बच्चों से ये सीख हमें मिलती है कि जो आपने करना है ना, जो आपका पैशन है वो बस आप कर गुजरें। तो अच्छा, तुम म्यूज़िक सुनती भी हो? यंग म्यूजिशियंस के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि वो दूसरों का काम भी सुने, हाँ। जिससे उनको सीखने को मिले। तो सर क्या कहते हैं तुम्हें, किसको सुना करो ज़्यादा? सर तो मुझे कुछ गाने सिखाते हैं और समटाइम्स आई गो टू नाज़माबाद, वहाँ पर एक स्टूडियो है, तो जब सर वहाँ पर बजाते हैं तो मैं थोड़ी सी चीज़ें उनसे क्रॉप कर लेती हूँ और फिर घर पे जाके प्रैक्टिस करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और स्कूल्स में भी मैं बजाती हूँ। तो जब तुम प्ले कर रही होती हो ड्रम्स तो कैसी फीलिंग होती है, यानी उस वक्त क्या ऐसा लगता है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल? हाँ, आई से कि मैं रॉक स्टार हूँ। हाँ, यू लाइक। अच्छा, अगर तुम्हारा कोई रॉक स्टार वाला नाम होता, अम्मी अब्बू ने तो बड़ा प्यारा फेमिनिन सा नाम अर्शिया रखा है, तुम्हारा रॉक स्टार नेम क्या होता? कभी सोचा है? अच्छा, अगर बड़े होके कोई बैंड बनाया या अपना कोई टाइटल बनाया तो उसके लिए कोई नाम सोचा है? क्या होगा वो नाम? AAHA। आहा, that's amazing। आहा मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मेरा एक फ्रेंड अयान, he starts from A, I starts from A, my another friend हारिस, उसका H से स्टार्ट है, उसका छोटा ब्रदर वो A से स्टार्ट होता है। अच्छा, ये सारी तुम्हारी ड्रमर्स कम्युनिटी है? यस। तो इसलिए हमने ये चूज किया कि हमारा सारा फर्स्ट नेम उससे हमने आहा वर्ड बना दिया। तो अगर तुम्हारी हारिस से लड़ाई हो गई तो फिर ये आ बन जाएगा?
हाँ, कभी कभार हो जाती है जब वो मुझे ऐसे ही बोलता है मैं उसको कहती हूँ तुम इसमें पार्ट लो। हाँ। और अभी सीख जाओ तो बोलते हैं मेरी मर्जी है, मुझे सीखना है, मुझे। हाँ, अभी तो यू माशाल्लाह वेरी यंग, बट इट्स सो हार्टनिंग, इट्स हार्ट वार्मिंग टू सी यंग किड्स टेकिंग सो मच पैशन। देखें, अगर आप उनको वाकई इनकरेज करेंगे तो दे विल बी अ हैप्पियर ह्यूमन बीइंग, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इसीलिए मैं इन बच्चों को यहाँ पे इनकरेज करती हूँ कि चाहे आपका स्पोर्ट हो, चाहे आपका म्यूज़िक हो, व्हेन यू आर डूइंग समथिंग यू आर पैशनेट अबाउट, आपके चेहरे की खुशी अलग होती है। और बतौर फैमिलीज़, बतौर पेरेंट्स, हमारी यही ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे ज़िंदगी में खुश रहना सीखें, और उसके लिए आपको उनको इनकरेज करना बहुत ज़रूरी है। नफीस, डू यू नोटिस कि आपके जो यंग परफॉर्मर्स हैं, जितने बच्चों को आप गाइड कर रहे हो, वो कैसा फील करते थे? हैप्पियर व्हेन दे आर प्लेइंग म्यूजिक? हमारे माशरे में इतनी टेंशन है कि एटलीस्ट एक कथारसिस होता है, क्रिएटिव कथारसिस है। बिल्कुल, ये लोग हैप्पी हैं बहुत, और इनसे ज़्यादा हैप्पी इनके पेरेंट्स हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि कहीं और एक्टिविटी में मेरा बच्चा जाए। हाँ। इससे अच्छा, क्योंकि ये इट टेक्स टाइम, तो कहीं और एक्टिविटी में जाके वो खराब हो जाए, इससे ये बेहतर है कि ये बच्चा घर में ही बैठा हुआ है। चीज़ है जी, घर में ही बैठा हुआ है, हमारे सामने है। हाँ। प्रैक्टिस के लिए टाइम भी इसको देना पड़ेगा, तो ये है कि एक अच्छी भी चीज़ है, हेल्दी एक्टिविटी। तो इसके लिए लोग नफीस, लेकिन कभी ऐसे पेरेंट्स मिले आपको जो उनका बच्चा बहुत टैलेंटेड हो, लेकिन बच्चे पे बस ये प्रेशर ज़्यादा हो कि जी पढ़ाई के मार्क्स नहीं कम होने चाहिए, ड्रम श्रम तुम बजाओ लेकिन मार्क्स नहीं कम होने चाहिए? 50-50 मैं बोलूँगा, क्योंकि इसमें ये ऑलरेडी एक टाइम इसमें चाहिए होता है कि हाँ। आपको टाइम देना आप टाइम दोगे तो ही आप कुछ बनोगे। तो पेरेंट को ऑलरेडी मैं ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि क्योंकि आपने जहाँ पे ये भेजा है इसको, तो वहाँ पे आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको भी और आपके। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ, इससे पहले कि हम तुमसे कुछ सुने, तुम्हारे कमरे में भी ड्रम किट इसी तरह रखी हुई है? हाँ। और सुबह सुबह उठ के तुम शुरू हो जाती हो या? नहीं, बट आज सुबह जब परफॉर्मेंस थी तो आज थोड़ा सा जल्दी उठ के थोड़ा सा प्रैक्टिस किया। हाँ, बस 1-2 मिनट्स। ओके, क्योंकि वार्म अप भी जरूरी होता है। देखिए, इंस्पायर्ड म्यूजिशियन की बात ही कुछ और होती है। सो अर्शिया, अब आपसे कुछ सुनते हैं, उसके बाद हम एक ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक से वापस आके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन भी लाइंड अप है, बट राइट नाउ लेट्स फाइंड आउट कि अर्शिया कितने जबरदस्त ड्रम्स बजाती हैं।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और यकीनन आज हमने आपको प्रॉमिस किया था कि एक बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को हम पिक करेंगे। अगर हमारा कोई भी प्यारा तकलीफ में होता है तो हमारी ख्वाहिश होती है कि उसको बेहतरीन केयर मिले। हमारी जेब जितनी हमारी इस्तात होती है हम उसमें बेहतरीन इलाज मुआवजा उसके लिए करवाते हैं, लेकिन अक्सर हमारे सामने ऐसे केसेस आते हैं जो कि हेडलाइंस की, ब्रेकिंग न्यूज़ की जीनत बनते हैं कि जो नॉर्मल केसेस हैं पूरी दुनिया में, जो प्रोसीजर्स बड़े कॉमन प्रोसीजर्स हैं, वहाँ पे या तो उस हस्पताल की या मेडिकल प्रैक्टिशनर की मुजरिमाना गफलत की वजह से केसेस बिगड़े और लोगों की हुआ। आज सवाल ये पैदा होता है कि 20 करोड़ की आबादी के इस मुल्क में नंबर 1 हम अक्सर ये बात तो करते हैं कि हमारे पास एजुकेशन सिस्टम एक नहीं है या दूसरी चीज़ों में हमारा स्टेट काम नहीं कर रहा, लेकिन क्या कभी हमने देखा है कि कितने दोहरे तेहरे आपके पास इतने स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन एंड मेडिकल प्रैक्टिस मौजूद हैं कि उसकी वजह से भी हमारे पास कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। जो चीज़ें एक पेशेंट का हक होनी चाहिए और उसको ज़रूरी तौर पर मिलनी चाहिए वहाँ पे गफलत हो रही है और पेशेंट की और उसके रिश्तेदारों की कोई सुनवाई नहीं है। हम आए दिन ये भी देखते हैं कि डॉक्टर्स के अपने मसाइल के ऊपर भी शायद गवर्नमेंट का और एसोसिएशंस का फोकस कम है। यही वजह है कि बाकी तबकों की तरह हम अब डॉक्टर्स को भी सड़कों पे एहतजाज करता हुआ देखते हैं। आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे, कुछ आपकी बात भी सुनेंगे, क्योंकि लोग कहते हैं कि जी इसमें किस्मत का बड़ा अमल दखल है। जो चीज़ें एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में हम तसव्वुर करते हैं कि आम हैं और ये आपका बेसिक हक में, बेसिक ह्यूमन राइट में मौजूद हैं, पाकिस्तान में हमने उसको किस्मत पे छोड़ा हुआ है कि आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपका अच्छा अस्पताल और अच्छा डॉक्टर मिल जाएगा। ये कितनी बड़ी सितम ज़रीफ़ी है, इस पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हिना, यूरो गायनेकोलॉजिस्ट। इसके अलावा आप एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हिना यहाँ मौजूद होने का। और आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर महबूब, आप जनरल सेक्रेटरी हैं यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन सिंध के। हमने यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन को ज़्यादातर बहुत एक्टिव देखा है इन KP के एंड इन पंजाब, लेकिन सिंध में अभी ये ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी नई है, लेकिन आज भी ये हमारे प्रोग्राम में आए हैं तो इनका एहतजाज जारी है। वो इश्यूज़ भी समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर महबूब फॉर बीइंग है। और हमारे साथ लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर उमर शफीक। आप भी स्पोक्स पर्सन हैं ऑफ द यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन इन पंजाब, क्योंकि जितने नए लोग, हम जैसे कहते हैं ना कि यंग डॉक्टर्स आर बिकमिंग क्वालिफाइड, वो पूरी दुनिया में जाके प्रैक्टिस करते हैं, पाकिस्तानी डॉक्टर्स की एक साख है, फिर क्या वजह है कि अपने ही मुल्क में उनको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है और उनकी सुनवाई भी नहीं हो रही है। अगर सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ डॉक्टर उमर मैं आपसे करना चाहूँ, ये जो हम मामलात सुनते हैं जिस तरह के आपका अपनी डिमांड्स हैं, अपने कॉज हैं, लेकिन उसको फिर नुकसान पहुँचता है जब टेलीविज़न पे हम आए दिन ये न्यूज़ सुनते हैं कि डॉक्टर्स की स्ट्राइक की वजह से पेशेंट सफ़र कर रहे हैं, या फिर आपकी गफलत की वजह से नन्ही सी कोई बच्ची है या कोई पेशेंट है जिसने अपनी जान से हाथ धो लिया है। तो आप क्या कहना चाहेंगे वहाँ पे, क्या मेरे ख्याल में क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या इश्यूज होते हैं, थोड़ा अगर आप उस पर रोशनी डालें। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सिद्रा आपका, आपने ये सवाल पूछा। इसमें मैं आपको थोड़ा ब्रीफ करता चलूँ कि हमारी जो एसोसिएशन YDA पंजाब जो है पिछले 11 साल से मरीज़ों और डॉक्टर्स के हकूक़ के लिए बात कर रही है। इसमें ज़ाहिरी बात है एक परेशानी का सामना करना पड़ता है मरीज़ों को जब हम स्ट्राइक्स करते हैं या OPD स्ट्राइक करते हैं या सर्विसेज विड्रॉ करते हैं, लेकिन लोगों को एक बात ज़रूर समझनी चाहिए कि हमारा जो एहतजाज का तरीक़ाकार है उसमें हम कभी भी स्ट्रेट अवे सर्विसेज अपनी विड्रॉ नहीं करते। सही। शुरू में हम अपने ब्लैक रिबन कैंपेन्स करते हैं, सोशल मीडिया पे हम कैंपेन्स करते हैं, हम अपने सेमिनार्स अरेंज करते हैं, हम अपनी कन्वेंशंस करते हैं, लोगों को मसाइल के बारे में है। उसकी बहुत सी वजूहात हैं। हाँ, एक तो हम हेल्थ सिस्टम के ऊपर एक जो टोटल बजट है उसका एक मखसूस अमाउंट हम खर्च नहीं करते जो कि डेवलप्ड कंट्रीज में खर्च किया जाता है। सही। 0.4% GDP का हम टोटल हेल्थ पे खर्च करते हैं। हमारे अस्पतालों में एक बेड पे 3 मरीज हैं और जो डॉक्टर्स हैं वो ओवरबर्डन्ड हैं, अंडर रिसोर्स्ड हैं, मशीनरी हमारे पास है नहीं, वेल इक्विप्ड नहीं है। तो जब हमारे पास पेशेंट आता है तो वो तो यही उम्मीद लेके घर से आता है कि जाहिर बात है मुझे क्वालिटी इलाज मिलेगा, लेकिन वहाँ पे हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर्स की, अमला की कमी, मशीनरी की कमी, इलाज मुआवजा की कमी जो है, ये सारे फैक्टर्स जो है ना, ये उस मरीज की फ्रस्ट्रेशन के अंदर ऐड करते हैं और मिलके कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं प्रॉब्लम्स को। आपने बिल्कुल सही कहा कि इसमें, लेकिन मसला यहाँ पे होता है और जरूरी था इस इशू को इस फोरम पे उठाना इसलिए भी क्योंकि हम सारा का सारा जो मलबा होता है, सारी की सारी जिम्मेदारी हम डॉक्टर पे डाल देते हैं, जबकि इन सिचुएशंस की वजह से भी उनके हाथ
हाथ बंधे हुए होते हैं। डॉक्टर है ना, आपको शामिल करना चाहूँगी। यूजुअली जिस तरह आप खुद एक गायनोकोलॉजिस्ट हैं या किसी भी अगर मर्ज की बात की जाए, तो पेशेंट्स के जो घर वाले हैं, अब जैसे इन्होंने खुद कहा कि पेशेंट केयर में जब आपको वो क्वालिटी नहीं मिलेगी, वो अटेंशन नहीं मिलेगी, तो ना सिर्फ पेशेंट बल्कि उसके घर वाले भी बड़े अग्रेसिव हो जाते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि एक ज़माने में हम कहते थे ना कि डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, इनकी बड़ी इज्जत है माशरे में। अब हमारे सामने है ये बड़े कॉमन केसेस हो गए हैं, बदतमीज़ी करना, जो मरीज़ की फैमिली है वो हाथापाई तक पे आ जाती है। ये मामलात कॉमन क्यों होते जा रहे हैं? देखिए, मैं बिल्कुल इनकी बात को सेकंड करूंगी कि एक्चुअली इन्हीं इश्यूज़ की वजह से आज बात यहाँ तक पहुँच गई है कि हाथापाई के डॉक्टर्स को गालियाँ देना, उनको थ्रेट करना। बेसिकली मैं खुद गवर्नमेंट सेटअप से हूँ, मैं खुद देखती हूँ कि हमारे यहाँ पे फंड्स की इतनी शॉर्टेज है। डॉक्टर्स कितने सालों से, मुझे याद नहीं पड़ रहा, शायद 2008 या 9 के अंदर आखिरी हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट हुई थी। अब 2018 चल रहा है, तो 10 साल से जो डॉक्टर्स ग्रेजुएट कर रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं? अब जो रिटायर हो रहे हैं, देखिए रिटायरमेंट की भी एक एज है ना। अब रिटायरमेंट, अब जो रिटायर तो होते जा रहे हैं लेकिन उनकी रिप्लेसमेंट ही नहीं आ रही है। उससे क्या हो रहा है कि हर कोई ओवरबर्डन हो रहा है, ना स्टाफ आपके पास प्रॉपर है। एक पेशेंट बकौल इनके कि एक बेड पे 2-2, 3-3 पेशेंट हैं, और अगर उसके ऊपर डॉक्टर ही 10 हैं और पूरा वार्ड भरा हुआ है, तो आप मुझे बताएं कि डॉक्टर कहाँ कहाँ देखेगा? ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्टली, ठीक है, कहीं ना कहीं चीज़ें फिर मिसमैनेज होगी सबसे। और सेकंड चीज़ जो है, मैंने ये देखा है कि डॉक्टर्स और पेशेंट या उनके अटेंडेंट में कम्युनिकेशन गैप बहुत है। सही, ठीक है, हम उस तरीके से, एक तो काउंसलिंग हमारी प्रॉपर होनी चाहिए। जब भी पेशेंट आता है, देखिए हर बीमारी की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं अगर उन्हें इग्नोर किया जाए। सही, ठीक है, वो चीज़ें जब पेशेंट इस तरह आ रहा होता है ना, तो डॉक्टर को, अटेंडेंट को और इस तरह प्रॉपर सारी चीज़ें बता देनी चाहिए, हाई रिस्क कंसेंट लेना चाहिए और बाकायदा वो एविडेंस होना चाहिए। एक सबसे बड़ा जो मैं खला देखती हूँ, आपने खुद कहा कि कम्युनिकेशन गैप है, ये बिल्कुल सही है। डॉक्टर महबूब, आपको शामिल करना चाहेंगे बिफोर आई कम टू द वाईडीए इश्यूज। आप ये देखें कि अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है, तो शुरू में अक्सर लोगों की जो कंप्लेन है कि कहा जाता है ये बड़ा रूटीन प्रोसीजर है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन है, ये हम दिन में 10 करते हैं, इससे आप 3 दिन में रिकवर कर जाएंगे। अक्सर पोस्ट सर्जरी पेशेंट केयर में मामलात बिगड़ते हैं, जहाँ पे या तो उसको सही एंटीबायोटिक्स नहीं दी जा रही होती, इन्फेक्शन प्रिवेंशन नहीं होती। अभी मैं ये बात नहीं करी कि वो घर जाके अपना ख्याल खुद रखता है या नहीं रखता है, उसकी काउंसलिंग पोस्ट सर्जरी विद इन हॉस्पिटल्स, और सिर्फ गवर्नमेंट अस्पताल नहीं, अच्छे से अच्छा, बेहतरीन से बेहतरीन अस्पताल पाकिस्तान में पोस्ट सर्जरी पेशेंट केयर में बहुत पुअर है। इसकी क्या वजह है? मैं आपकी बात से मुतफिक हूँ। मैं खुद ऐसे गवर्नमेंट सेक्टर में काम करता हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट चाइल्ड हेल्थ में जी। हमारे पास, जैसे हम बच्चे की बात करें, जैसे हमारे सर्जरी के बच्चे आते हैं, ड्यूरिंग हॉस्पिटल हम उनको एडमिट करके ऑपरेट करते हैं। मोस्टली पहले भी इनमें कोई इन्फेक्शन होते हैं, सुपर पोज इन्फेक्शन लग जाते हैं, केयर उनकी होती है। कोई चीज़ें ऐसे होते हैं जो हमारे पास लोग पहले ही काफ़ी एंटीबायोटिक ले चुके होते हैं। सही, मेन इशू आजकल ये भी चल रहा है, सुपर बग्स आए हुए हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हम छोटी से छोटी बीमारी, हमने ये इशू भी अपने फोरम पे उठाया था कि आप हर नज़ले ज़ुकाम के लिए जो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, खुद डॉक्टर को जाके ये प्रेशराइज करते हैं कि हमें एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करो, इसके बगैर हमारा नज़ला जाता नहीं है, आपकी बॉडी इम्यून हो जाती है टूवर्ड्स एंटीबायोटिक्स। उसमें हमारे जीपीज और जनरल प्रैक्टिशनर ने इतना ये फैशन आम कर दिया है, हर बच्चे को, बड़े को एंटीबायोटिक। आगे चल के ऐसा दौर आने वाला है, कोई लोगों में कोई एंटीबायोटिक असर नहीं करेगी। मोर्टिलिटी रेशियो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, यही कॉज है। सही, तभी ये जाके सुपर पोज इन्फेक्शन हो जाते हैं। मोस्टली सभी पेशेंट को पोस्ट कॉम्प्लिकेशन इन्फेक्शन नहीं होते। सही, कोई 30-40% पेशेंट हो जाते हैं जिनको ये इश्यूज होते हैं। और जनरल हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये बात है कि कुछ चीज़ों की फैसिलिटीज़ भी नहीं होती। अच्छा, एक सवाल मैं ज़रूर करना चाहूँगी आप लोगों से, ये पता नहीं क्यों हमारे यहाँ आम तासुर है, बहुत सारी मूवीज़ भी इस पे बन चुकी हैं। मैं ये सवाल एटलीस्ट यहाँ पे थ्रो करती हुई जाऊँ और उसके बाद हम ब्रेक पे जाते हैं। डॉक्टर हिना, कहा जाता है कि हर इस वक्त अस्पताल और डॉक्टर, क्योंकि ये मनी मेकिंग बिजनेस बन चुका है, जहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी भी होनी चाहिए थी, वहाँ पर सी सेक्शंस और सिजेरियंस कर देते हैं क्योंकि वो सर्जरी के ज़मरे में आता है, उससे ज़्यादा पैसे बनते हैं। ये मिसपरसेप्शन है या ये रियलिटी है? इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू ये कि मौलज और मरीज़ का जो रिश्ता होता है वो बहुत मुक़द्दस होता है, भरोसे पे मबनी होता है। आप अल्लाह ताला के बाद उस मौलज को ट्रस्ट कर रहे होते हैं कि वो आपको बेहतरीन ट्रीटमेंट देगा। हमारे यहाँ ये एक मिसपरसेप्शन है या पता नहीं इसमें कितनी हकीकत है कि लोग ये अब समझते हैं कि अस्पताल और बड़े सेटअप सिर्फ पैसे बटोरने के लिए मरीज़ों को ऐसे प्रोसीजर्स रेकमेंड करते हैं जिनकी उनको ज़रूरत नहीं थी। और इसमें आम तौर पर हम ये बार बार ज़चगी से रिलेटेड मामला देख रहे हैं जिसमें नेचुरल डिलीवरी के बजाय लोगों का तासुर ये है कि हर दफ़ा ही तमाम तर ख़वातीन को कॉम्प्लिकेशंस की बात करके ये कहा जाता है कि उनका सी सेक्शन होगा। डॉक्टर उमर, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगी, सिर्फ सी सेक्शन की बात नहीं करूँगी, क्या आप समझते हैं कि ये प्रैक्टिस वाकई प्राइवेट अस्पतालों में राइज होती चली जा रही है जहाँ पे जिन प्रोसीजर्स की ज़रूरत नहीं भी है तो डॉक्टर्स उनको रेकमेंड कर रहे हैं, या ये लोगों का मेरे ख्याल में एक मिसअंडरस्टैंडिंग है? आप क्या कहेंगे इसको? देखिए, इसमें हमें ना 2-3 चीज़ों पे गौर करना पड़ेगा कि आया कि ये बातें मीडिया पे सरफेस कैसे होती हैं जी। क्या एक पेशेंट जिसको नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए उसको सिजेरियन कर दिया गया, क्या आज तक ये साबित किया जा सका? दूसरी बात कि सिजेरियन सेक्शन के जो डिमांड है मोस्टली वो पेशेंट के अटेंडेंट्स की तरफ से भी आती है कि क्योंकि एक डिलीवरी जो है वो एक पेनफुल प्रोसीजर है, उसके अंदर वो ट्राई करते हैं कि वो एक एनेस्थीसिया के अंडर सिजेरियन सेक्शन के थ्रू उनके बच्चे की डिलीवरी हो, और जो कि एक सेफ प्रोसीजर भी और कॉम्प्लिकेशन कम होती हैं उसके अंदर। सही। सेकंड थिंग, कुछ हॉस्पिटल ऐसे मैं जानता हूँ जो इस बेस पे रन कर रहे हैं कि वो डिलीवरी के और जो सिजेरियन सेक्शन के चार्जेस सेम लेते हैं ताकि कोई उन पे ये ना ब्लेम कर सके कि इन्होंने डिलीवरी की जगह पे सिजेरियन सेक्शन कर दिया। सही। हाँ, बिल्कुल कर दिया। ये एक स्टैंडर्ड काफी हॉस्पिटल के अंदर राइज हो चुका है। बाकी डेफिनेटली कॉर्पोरेट बिजनेस सेक्टर के अंदर, प्राइवेट सेक्टर के अंदर अपने हॉस्पिटल की अपनी पॉलिसीज होती हैं, कुछ उसके मुताबिक काम करते हैं। मेरी नज़र से तो कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं गुजरा, लेकिन अगर ये बात आई है सामने तो जाहिर बात है कुछ इसके पीछे ऐसे अनासर हो सकते हैं जो इस तरह की घिनौनी हरकत भी करते हो। सही। अच्छा, अगर डॉक्टर महबूब आपके पास ये सवाल मैं लेके आऊँ, सी सेक्शन पर मैं वापस आऊँगी, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि जो सहूलियात हॉस्पिटल्स में मौजूद होती हैं उसको किस तरह डिवाइड करते हैं? अक्सर मरीजों की ये कंप्लेन आती है कि जी नज़र आ रहा था केस बिगड़ रहा था, हमने कहा जी वेंटिलेटर पे डालें, हमसे पूछा भी क्या, फिर अचानक से कहा गया कि हमारे पास बेड या ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो एक एक खलिश होती है दिमाग में, और लोग कहें कि जी अगर खुदा न खास्ता किसी की वालदा हैं, एक सीनियर सिटीजन है, उनको किस तरह एक अस्पताल में दूसरे अस्पताल तक उनको मूव भी कैसे किया जाए? तो ये इस तरह के जो इश्यूज आते हैं आप क्या समझते हैं, कहाँ पे वेयर इज द गैप, वेयर इज द प्रॉब्लम? ये जो असल गैप है ये फैसिलिटीज़ में। मैं गवर्नमेंट सेटअप की बात करूँ, हमारे पास जो भी पेशेंट आता है पहले हम कंसेंट फॉर्म साइन करवाते हैं कि आपका पेशेंट इस कंडीशन में लाया गया है, ये चीज़ इसको ज़रूरत है, ये चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जो गवर्नमेंट सेक्टर में काफ़ी चीज़ें नहीं होती। सही। डॉक्टर बेचारे दिन रात जो फैसिलिटीज़ होते हैं पेशेंट को अवेल करते हैं। खुदा न खास्ता पेशेंट आखिर चल के कहीं वेंट की ज़रूरत पड़ जाती है तो आखिर मजबूरन कार ये करना पड़ता है। तो इसीलिए उनको बोलते हैं कि काफ़ी पेशेंट अगर ये फैसिलिटी मिल जाए तो पेशेंट सरवाइव कर लेते हैं, तो हम क्यों उनको पॉजिटिव चांस ना दें? लेकिन अगर आपके पास फैसिलिटी नहीं होगी तो फिर आप किस तरह वो उसको मुहैया कर सकते हैं? सी सेक्शन डिबेट, डॉक्टर हिना, ये आपका डायरेक्टली आपसे कंसर्न्ड एरिया है। क्यों लोगों के जहनों में ये परसेप्शन है कि गायनेकोलॉजिस्ट बिला वजह सी सेक्शंस रेकमेंड कर रही हैं? नहीं, एक्चुअली आजकल जो देखा जाए तो ये बात सही है कि आजकल डिमांडिंग सी सेक्शन ज़्यादा हो रहे हैं। खातून पेन लेने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। दूसरा यही वाले मसले तोड़ फोड़ उसको लेके, जब प्राइवेट में गवर्नमेंट सेटअप में ये चीज़ें नहीं हैं। गवर्नमेंट सेटअप में इसलिए कि चार्जेस का मसला ही नहीं है, सही, सामान ही मिल जाए बेचारों को तो बहुत बड़ी बात है ना। तो वहाँ तो पूरी एक टीम वर्क चल रहा होता है ना। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन में भी कोई चीज़ें जाएंगी तो फ़ौरन आपके कंसल्टेंट्स बैठे हुए होते हैं जो आके, हर डिपार्टमेंट होता है जो आके पेशेंट के लिए काम कर लेता है। प्राइवेट के अंदर बहुत जगहों पे ऐसा है जो अननेसेसरी मतलब प्रोसीजर्स किए जा रहे हैं जो कि पैसों के ही लिए किए जा रहे हैं, और ऐसे मेडिकल सेंटर्स हैं जिन पे एक्शन नहीं होता है। सही। और वो मेडिकल सेंटर कमीशन पे काम कर रहे होते हैं कि पेशेंट रेफर्स हों, वहाँ पे ये हों, और उन्हें इस तरह का इशू बना के कि आप इतना परेशान कर देते हैं कि अटेंडेंट खुद कहते हैं हाँ ऑपरेशन कर दें। लेकिन हर जगह पे ऐसा नहीं है, ये कुछ परसेंटेज की बात है। कुछ जगहों पे, अब जो मैं पर्सनली खुद जाहिर सी बात है इस फील्ड में हूँ, तो खुद डिमांड होती है लोगों की कि हमें ऑपरेशन करना है, हम पेन बेयर नहीं करेंगे, या उनके अटेंडेंट को। और गायनेकोलॉजिस्ट का ये प्रॉब्लम होता है कि अगर वो प्राइवेट में 9 महीने लेके चल रहे हैं तो वो
9 महीने के अंदर जज कर जाते हैं कि घर वाले कैसे हैं या पेशेंट कैसा है, उसको हमें आगे कहाँ तक लेके जाना है। इसलिए कि कुछ ऐसे होते हैं कि जो आपको पता ही होता है कि इन्होंने चाहे हर चीज़ सही भी हो जाए फिर भी नुक्स निकालना ही निकालना है। और ट्रस्ट फैक्टर यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा लगता है कि कुछ ऐसी वजूहात हैं, शायद उसमें मीडिया का ताल्लुक है, फैसिलिटीज़ का ताल्लुक है, बहुत सारे फैक्टर्स ने मिलके सिचुएशन को इतना कॉम्प्लिकेटेड किया है कि आपका नॉलेज, आपका डॉक्टर जिस पे आपको भरोसा होना चाहिए, आप उसी को शक की निगाह से देखते रहते हैं। डॉक्टर उमर, आपके पास आना चाहूँगी कि जिस तरह कोर्ट्स के हवाले से कहा जाता है तारीख पे तारीख और इंसाफ नहीं मिल रहा, सिर्फ तारीखें मिल रही हैं, डॉक्टर्स के हवाले से अनफॉर्चुनेटली लोग समझते हैं कि जी टेस्ट पे टेस्ट, आप एक नॉर्मल चीज़ भी अगर जो मरीज को लगता है कि जी नॉर्मल सी चीज़ थी, मुझे सा बुखार था, पेट में दर्द था, या हम अभी तक वो हकीम लुकमान के ज़माने में रहते हैं कि जी सिर्फ मेरी नब्ज देखिए और बता दीजिए कि मुझे क्या मसला है और दवा तशखीस कर दीजिए। लेकिन आप लोग जब अब टेस्ट ज़्यादा कहते हैं या उसको मुकम्मल तौर पर इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं कि ये सिम्टम क्यों हो रहा है, ब्लड टेस्ट लिख दिए या MRIs या कैट स्कैन का कह दिया, तो उस पर भी मरीज़ झुंझला जाते हैं। वो सिर्फ उनकी पॉकेट की वजह से वो झुंझलाते हैं या बहुत ज़्यादा उनको लगता है कि ये ख्वारी वाला काम है, कभी इस अस्पताल से दूसरे अस्पताल में भागना पड़ेगा। रेजिस्टेंस क्यों है हमारे यहाँ मरीजों की टेस्ट करवाने से? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। इसी तरह इसमें यह है कि जब एक पेशेंट हमारे पास आता है ना, तो हमारी जो क्लिनिशियंस होते हैं ना, उसके कुछ सवाल जवाब करते हैं, उसकी हिस्ट्री लेते हैं, उसके बाद उसका एक मुआयना करते हैं। सही। हिस्ट्री और मुआयने की बेस के ऊपर ना वो एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि इस पेशेंट को ये और ये बीमारी हो सकती है। 2 या 3 बीमारियां होती हैं जो उनके माइंड में एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस वो बनाते हैं। सही। उसके बाद अपनी डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए वो कुछ टेस्ट एडवाइस करते हैं। हमारे सिस्टम के अंदर मरीज तब तक मुतमईन भी नहीं होता जब तक हम उनका टेस्ट ना करवाएं। सही। वो जब घर से आते हैं तो उनकी पहली डिमांड यही होती है कि डॉक्टर साहब हमारा कोई टेस्ट करवाएं, कोई मेरा CT स्कैन करवा लें, कोई मेरा MRI करवा लें। लेकिन मोहतात तरीके से भी चलते हुए डॉक्टर अपनी हिस्ट्री पूरी करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, उसके बाद उस बीमारी के जो मुतालिक टेस्ट होते हैं वो एडवाइस करते हैं। बाद कुछ टेस्ट ज्यादा होते हैं, कुछ पेशेंट्स की डिमांड ज्यादा होती हैं। और सेकंड थिंग जो आजकल हमारे यंग डॉक्टर्स भी फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम, और हमारे जो सीनियर डॉक्टर भी हैं वो भी इस बात की तायद करेंगे कि हमारे हॉस्पिटल में बर्डन इतना ज्यादा हो चुका हुआ है कि इतना टाइम एक डॉक्टर पेशेंट को दे ही नहीं पाता कि वो उससे तसल्ली बख्श सवालात पूछे, उसका मुआयना करे और अपनी हिस्ट्री और एग्जामिनेशन की बेस पे किसी डायग्नोसिस पर पहुंच सके। डॉक्टर उमर, आप क्या कहेंगे कि बेस्ट पाकिस्तान का डिजाइंड अस्पताल कैसा है? क्योंकि सबको मैंने देखा है कि ऑर्गेनिकली ग्रो हुए हैं। कराची में हमारे पास जितने गवर्नमेंट अस्पताल थे उसमें नए विंग्स या नए एक्सपेंशंस तो हुई हैं, लेकिन उसकी वजह से हम देख सकते हैं कि विद इन एक अस्पताल भी एक मरीज के लिए आसान नहीं है एक टेस्ट करवा के दूसरे टेस्ट पे जाना। अगर आप इंश्योरेंस अपनी रिन्यू करने के लिए भी अपने टेस्ट करवाते हैं तो आपका पूरा दिन लग जाता है एंड पीपल आर नॉट हैप्पी अबाउट इट। इस पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है कि हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वो फुली इक्विप्ड नहीं है, तमाम टेस्टिंग फैसिलिटीज जो है एक छत के नीचे प्रोवाइड नहीं की जा रही गवर्नमेंट की तरफ से भी। तो डॉक्टर कोशिश करते हैं कि जितने कम से कम टेस्ट हैं वो उसी हॉस्पिटल से करवा लें, बाकी मजबूरन जो करवाने पड़ते हैं वो हमें प्राइवेट लैब्स की तरफ से भी करवाने पड़ जाते हैं। हम पेशेंट्स को वहाँ पे रेफर कर देते हैं उन टेस्ट के लिए, लेकिन मजबूरी बन जाती है कि उन टेस्ट कुछ ऐसे होते हैं उनके बगैर हम डायग्नोसिस बना नहीं पाते और मरीज भी डिमांडिंग होते हैं। अच्छा, मैं एक और इशू की तरफ आना चाहूंगी डॉक्टर महबूब। आप लोगों की तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम ही यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन है, लेकिन मरीजों से और मरीज की फैमिली से अगर पूछा जाए तो कोई भी यंग डॉक्टर नहीं चाहता। हम अपने अस्पतालों में, इमरजेंसी में, क्लिनिक्स में यही आवाज सुन रहे होते हैं, भाई ये किस बच्चे को रख दिया, सीनियर डॉक्टर को बुलाओ। तो जब तक रेजिडेंट्स प्रैक्टिस नहीं करेंगे, स्पेशलाइज नहीं करेंगे, वो सीनियर डॉक्टर नहीं बन सकते। लेकिन व्हाई इज दिस मिसट्रस्ट? लोगों को लगता है कि जी कोई यंग डॉक्टर अगर आएगा तो वो तो केस खराब कर देगा, इसको तो पता ही कुछ नहीं है। ये क्यों है परसेप्शन? ये लोगों की जहन में बात देख के आ गई है, ऐसा कुछ नहीं है। हॉस्पिटल का जो बैकबोन होता है वो रेजिडेंट्स ही होते हैं। सही। दिन रात हॉस्पिटल में, जैसे वो सेकंड हाउस उनका हॉस्पिटल होता है, 30-34 आवर्स कॉल रहना। उनके साथ एक सीनियर भी ऑन कॉल होता है एज असिस्टेंट प्रोफेसर। फिर अगर ऐसा कोई इमरजेंसी केस आ जाता है तो प्रोफेसर लिंक में होते हैं। सही। इसी कोई कहीं भी गवर्नमेंट सेटअप में जाएंगे, सीनियर्स भी, ग्रुप लीडर्स भी, रेजिडेंट R4 भी साथ होते हैं। अगर छोटे केस होते हैं
तो उनसे वो चुनिया डील किए जाते हैं। मेजर केसेस होते हैं विदाउट एनी ओपिनियन, कोई ऐसा रेजिडेंट ऐसा कोई ओपिनियन नहीं देता, उनकी अथॉरिटी नहीं होती, लेकिन एटलीस्ट आपके रेजिडेंट के पास इतना वक्त होता है, जैसे डॉक्टर उमर भी कह रहे थे, डॉक्टर हिना भी कह रही थी कि वो बाकायदा आपकी क्लिनिकल हिस्ट्री लेता है। देखिए हमारे यहाँ कोई इंश्योरेंस या इस तरह का आपके पास सिस्टम मौजूद नहीं है जहाँ सारी पेशेंट हिस्ट्री एक जगह हो, तो वो बेचारा रेजिडेंट ही होता है जो आपसे आके पूछता है कि ये पेन आपको कितना कब से हो रही है, ये पेन कैसी है, इससे पहले आपकी क्या हिस्ट्री है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रेजिडेंट्स के साथ आप कोऑपरेट करें, रादर देन कि आप हर वक्त यही इंसिस्ट करते रहें कि किसी सीनियर को बुलाया जाए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम कुछ प्रोसीजर्स की ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान में हम अपने डॉक्टर्स को उस कदरों कीमत की निगाह से नहीं देखते जो उनका हक है, लेकिन आपको बताते चलें कि पूरी दुनिया में पाकिस्तानी डॉक्टर्स की बहुत साख है, बहुत मान है, दे आर नोन टू बी द बेस्ट इन देयर प्रोफेशन। लेकिन हम अपने वो चिराग तले अंधेरे वाली क्या वजह है, इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे चिराग तले अंधेरा क्यों है। हमारे डॉक्टर्स को पूरी दुनिया में कदर कीमत की निगाह से देखा जाता है, लेकिन हम ही उनको जो ना घर की मुर्गी दाल बराबर समझते हैं। इसकी क्या वजह है? मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। एक दफ़ा हम डॉक्टर शाहिद मसूद, अ वेरी प्रोमिनेंट एंकर एंड ऑल्सो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, उनके साथ कॉन्वर्जेसन कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि सिद्रा, मैं जब यूके में प्रैक्टिस करने के लिए गया और एक दफ़ा इमरजेंसी में एक गन शॉट यानी गोली लगने वाला मरीज़ आ गया था, और वहाँ का जो सीनियर मोस्ट डॉक्टर भी था उसने कहा जी मैंने अपनी 17 साल मेडिकल प्रोफेशन की करियर में मैंने सिर्फ 2 या 3 गन शॉट के पेशेंट्स को डील किया है। एंड ऑन दी अदर हैंड डॉक्टर शाहिद मसूद, और हमारे यहाँ क्योंकि इस तरह के वाक़यात ज़्यादा होते हैं, उन्होंने कहा मैंने अपने फर्स्ट ईयर ऑफ रेजिडेंसी में ही ना जो मेरा लर्निंग ग्राफ था वो यूँ सीधा ऊपर था, क्योंकि मैं 45-50 इस तरह के सिचुएशंस को डील कर सका था। तो हमारे डॉक्टर्स का देखें, बार बार हम यही कहते हैं इट्स अ मेडिकल प्रैक्टिस। जितना वो एक्सपीरियंस करते हैं, जितना उनके ऊपर लोड होता है, उनकी लर्निंग बेपनाह है, लेकिन फिर बतौर माशरा, बतौर मरीज़ हमें भी उनको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो भी इंसान है और उनके ऊपर जितना काम का लोड हम डाल रहे हैं वो बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए, जिस तरह डॉक्टर हिना ने कहा कि 10 साल से जब आप हायरिंग पे एम्बार्गो लगाएंगे तो फिर आप क्यों गिला करते हैं कि हमारी फीमेल डॉक्टर्स पाकिस्तान में प्रैक्टिस नहीं कर रही या हमारे डॉक्टर्स एनएलईज दे के बाहर चले जाते हैं। दे ऑल्सो हैव टू लुक आफ्टर देयर ओन फैमिलीज एंड देयर इंटरेस्ट। और ऐसा नहीं है, मैंने बड़े बड़े स्पेशलिस्ट को देखा है जब बाहर मुल्क में वो तालीम हासिल करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारे लोग वापस वतन लौट कर भी आते हैं। सो दैट्स नॉट ब्रेन ड्रेन, दैट्स ब्रेन गेन। लेकिन कुछ इश्यूज़ पे फिर भी बात करना चाहेंगे डॉक्टर है ना, इस तरह के केसेस क्यों हम सुनते हैं? ठीक है, बहुत ज़्यादा बर्डन सिस्टम है, लेकिन लोगों ने कहा जी बाहर आप कभी ये नहीं सुनेंगे कि ऑपरेशन किया और पेट में कैंची रख के भूल गए। ये वाक़यात पाकिस्तान में क्यों होते हैं? देखिए, ये वाक़यात पाकिस्तान में एक तो वही ओवरबर्डन वाली बात कि लाइन से इतने केसेस लगे होते हैं जल्दी जल्दी सबको, लेकिन ये मेरे ख्याल में जस्टिफिकेशन नहीं है। ठीक है, वहाँ पे जब डॉक्टर ऑपरेट कर रहा होता है तो उसके साथ असिस्टेंट भी होते हैं और ओटी टेक्नीशियंस भी होते हैं और एक स्टाफ भी साथ पे होता है। ठीक है, ओटी टेक्नीशियन का काम होता है कि चीज़ें काउंट करें। काउंटिंग के साथ वो ट्रॉली सजाई जाती है इंस्ट्रूमेंट्स की भी, चाहे उसमें ओवरऑल चाहे वो स्वाब्स भी होते हैं, सब कुछ होता है। ठीक है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि ओटी टेक्नीशियन गलती कर सकता है, लेकिन डॉक्टर जो केस कर रहा है, जिसका नाम आना है सर्जरी में, उसे भी चाहिए कि जब वो क्लोज करा है तो पहले वो सारी चीज़ें बोले मुझे दिखाए, सारे मतलब काउंट करें कि इतने ही वापस आए। वो जल्दी जल्दी में इतना पैनिक, और कभी कभी मैं आपको सही बात बताऊं, कहीं कहीं लगी हुई भी होती है आपस में, तो कोई दूसरा कार्रवाई कर जाता है उसके अंदर। अच्छा, ये भी इस तरह का भी बिल्कुल होता है। डॉक्टर महबूब, आप लोग इस वक्त जो सिरापा एहतजाज हैं, कुछ इश्यूज को हमने यहाँ पे उठाया भी, ख़ास तौर पे यहाँ पे बताना चाहूँगी कि इतनी मेहनत होती है एक डॉक्टर के प्रोफेशन में, आप लोग इतनी पढ़ाई करते हैं, फिर डॉक्टर्स बनते हैं, जो आपके पास फैसिलिटीज़ होनी चाहिए एज अ प्रोफेशनल, जो आप लोगों की तनख्वाहें होनी चाहिए, जो अपॉइंटमेंट्स होनी चाहिए, वहाँ पे गैप कहाँ पे है? किस चीज़ पे सुनवाई नहीं हो रही है? ये हमारे इस मुल्क में हमारे डॉक्टर में इतना नाउम्मीद किया गया है, इतना हाई एजुकेशन हम लेके यहाँ पहुँचते हैं, हमें कोई गवर्नमेंट हमें ऑन नहीं करती। सिक्योरिटीज़ में जाओ, सिक्योरिटी नहीं है, गवर्नमेंट सेक्टर में आ जाए रोज़ फड्डे होते रहते हैं।
ना हमें हेल्थ पॉलिसीज है, ना इतनी इनकम है। आपने देखा होगा हमारे डॉक्टर इतने यहाँ से बाहर जा रहे हैं, बाहर डॉक्टर हमारे पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहा? यही वजह है, सैलरी पैकेजेस नहीं है। आज की रोजमर्रा में आप देखें एक फैमिली है, एक बच्चे की तालीम के लिए कितना खर्चा लगता है, और डॉक्टर की इनकम कितनी? 55,000। 19 ईयर्स आप पढ़ के आते हो, MBBS, 12 ईयर्स MBBS, FCPS, 19 साल। और जिस तरह से आबादी का हमारे यहाँ रेशो बढ़ रहा है, जो तनासुब बढ़ रहा है, उस हिसाब से हम मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता हुआ नहीं देख रहे। छोटे छोटे क्लिनिक्स हैं, लोगों ने खुद ही OPD कर लिए। ये बिल्कुल वही हाल है जैसे तालीम का निज़ाम है। जब आपके पास अच्छे गवर्नमेंट स्कूल्स नहीं होंगे तो प्राइवेट स्कूल्स पे गए, प्राइवेट स्कूल्स में अपनी इस्तात के मुताबिक, और उनकी भी प्रैक्टिस और परफॉर्मेंस को कोई देखने वाला नहीं है। लास्ट मेरे पास कुछ टाइम रह गया, तो डॉक्टर उमर आपके पास आना चाहूँगी। ये जो गैप है इसको कैसे फिल किया जाए, क्योंकि एक बहुत ही स्टार्टलिंग फिगर मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहूँगी कि आज से एक जनरेशन पहले लोग कहते थे कि पाकिस्तान में 2 ही प्रोफेशंस है, या तो आप डॉक्टर बन जाएं या इंजीनियर बन जाएं। ये जो अभी डॉक्टर महबूब ने बात की कि आपने इतना डी इंसेंटिवाइज किया है, इतना ज़्यादा आपने मुश्किलात डॉक्टर्स और इंजीनियर्स के लिए खड़ी की हैं कि अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स जितने पाकिस्तान में बनते हैं उससे कहीं ज़्यादा बिजनेस ग्रेजुएट्स निकलते हैं। तो अब ये जो हमने एक खुद ही अपना एक लॉपसाइडेड हमारे यहाँ बैलेंस हो चुका है, उसको कैसे करेक्ट किया जाए? डॉक्टर उमर जी, जिस तरह मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा इशू है हेल्थ सिस्टम में, वो एक ब्रेन ड्रेन का है कि हमारे डॉक्टर जो यहाँ से ग्रेजुएट होते हैं वो बाहर चले जाते हैं। उसकी मेजर वजह है कि जो डॉक्टर्स के सिविल सर्विस राइट्स हैं, जिसके अंदर उनको अच्छी मराहत हैं, उनकी रिहाइश का बंदोबस्त है, उनके बाकी सिक्योरिटी के उनके हालात जो हैं उनको इम्प्रूव करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। सही। कोई एक हॉस्पिटल ऐसा नहीं है जहाँ पे इनकी रिहाइश की मुकम्मल सहूलियात दी जाए इनको। इवन कि मैं एक हॉस्टल में रिहाइश पे जरूर, वहाँ पे हमारे पास लॉन्ड्री का इंतजाम भी नहीं है। सोचें। और इसी तरह दूसरी जो चीज है कि एक वर्क बर्डन होता है हमारा। जो हॉस्पिटल, कोई एक हॉस्पिटल पूरे पंजाब में स्पेशल हेल्थ केयर का नहीं है जिसके अंदर जो अप्रूव्ड सीट्स होती हैं डॉक्टर्स की, उस पर तमाम अमला तैनात किया हो। 40-50% सीट्स खाली होती हैं, ओवर बर्डन है, लेस पेड है, और ना उनको रिहाइश के बंदोबस्त दिया जाता है, ना उनको सिक्योरिटी के वहाँ पे हालात दिए जाते हैं। तो डेफिनेटली वो प्रेफर करते हैं कि वो बाहर चले जाएं। एब्सोल्युटली। अब इसका हल क्या होना चाहिए? आपने जिन इश्यूज को हाईलाइट किया, हमारा मकसद आज उन्हीं को उठाना था। वक्त हमारे पास अनफॉर्चुनेटली कम है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें लाहौर से ज्वाइन करने का डॉक्टर महबूब और डॉक्टर हिना, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, प्रोग्राम की शुरुआत हमने की थी मुजरिमाना गफलत इन द प्रोफेशन ऑफ मेडिकल के हवाले से, लेकिन बाय द एंड मुझे ये कहने दीजिए कि मुझे लगता है कि हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, हमारी जो हुकूमत है, चाहे वो हुकूमत वक्त हो या गुज़िश्ता हुकूमतें हों, उनकी तरफ से मुजरिमाना गफलत हुई है जब हम हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ पाकिस्तान की तरफ देखते हैं। ना हमारे गवर्नमेंट सेटअप जो हेल्थ केयर है उस पर हम फोकस कर पा रहे हैं, और खुसूसन जैसे यहाँ पे हाईलाइट किया गया 19 साल 20 साल ज़िंदगी भर की मेहनत जो डॉक्टर्स करके इस फील्ड में आते हैं, उनको वो रुतबा, वो मरार जो उनका हक है वो नहीं मिल रहा। तो आई थिंक थ्रू दिस प्रोग्राम जहाँ हम माशरे की दूसरी बुराइयों को हाईलाइट करते हैं, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है वो तमाम वालिदैन जो देख रहे हैं, जिनकी ख्वाहिश है कि उनके बच्चे बड़े होकर डॉक्टर्स बने, दिस इज़ समथिंग दैट नीड्स अर्जेंट अटेंशन। इसी के साथ हमें आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।